हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी की मंडे सेशन की और आने वाला इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। बट उससे पहले इस हफ्ते का भी रिकैप कर लेते हैं। इस हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स थे उनको भी हम समझ लेते हैं, है ना, जिसका इंपैक्ट मेरा माने आने वाले हफ्ते में भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। शुरुआत सबसे पहले अगर करना चाहूंगा मंडे के सिचुएशन से, भी जस्ट इन मेजर गैप अप। हालांकि लग नहीं रहा था क्योंकि फ्राइडे को इतना बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद निफ्टी इतना चेज हुआ। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं 23,700-800 रुपए के आसपास खुलेगी। बट मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया क्योंकि देखा जाए तो यूएस और ईरान के बीच में जो डेवलपमेंट होना था इसको लेकर के बाजार बहुत समय से वेट कर रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, है ना। और ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का एक कंसर्न बना है वो कूल डाउन हो जाएगा एंड विल सी सम मोर अपसाइड। और ऐसा हुआ भी, सीधे गैप अप के साथ ही खुला। और कहां खुला? 24,000 के लेवल्स पे। जब इतना बड़ा गैप अप हो जाए तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी या तो बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा। और वही हमें देखने को मिला, है ना। इस पूरे हफ्ते में निफ्टी कहीं ना कहीं 23,800 से 24,100 24,200 रुपए के रेंज में हॉवर करता हुआ दिखा। एक तरह से बोलूं तो निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं उसी जोन में स्ट्रगल कर रहा है जहां पे हमने 11 मई को रिजेक्शन दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं 26 मई को रिजेक्शन दिया। सो मैंने क्या बोला, निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, है ना। ये 24,080 24,100 रुपए के ऊपर टू प्ले फर्दर अपसाइड या देखा जाता है। तब भी है ना, निफ्टी ने एट द एंड 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो नीड टू बी स्टे पॉजिटिव, है ना, नीड टू बी बुलिश अबव 23,800 23,900। मेरा मानना है जब तक इसके ऊपर है व्यू को पॉजिटिव ही रखना है हमें। बाकी और अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो मंडे फ्राइडे को हमने गैप डाउन देखा, है ना। देखा जाए तो यहाँ पे है ना, सब कह रहे थे कि मैं पनौती बनूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे पनौती बना है एग्जैक्टली इजराइल के पीएम, और इजराइल खुद, जिसने इतनी अच्छी डील को किरकिरा कर दिया, खराब कर दिया, है ना। यहाँ पे मेरा मानना है कि यूएस को इजराइल को भी पकड़ के साथ में एमओयू साइन करवाना चाहिए था। यहाँ पे यूएस और ईरान आपस में, है ना, साइन करने में लगे हुए थे। इजराइल कह रहा था कि हम क्यों पीछे रहे हैं, रुको हम भी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करते हैं, है ना। और इजराइल ने वापस थोड़ा इंटरवीन किया और यहाँ पे लेबनान पे वापस हमले करने शुरू कर दिए। और इजराइल ने सीधे बोल दिया, अलर्ट, है ना, एक चेतावनी दे दी है, बोल दिया सीधे कि अगर आप ये, है ना, सिचुएशन जल्दी से शॉर्ट आउट नहीं करते तो हम ये जो डील कर रहे थे उसको हम कैंसिल कर देंगे। और काफी जगह से सुनने में मिल भी रहा है कि वो कैंसिल कर देंगे, है ना, कर दिया है उन्होंने। और ऐसा होता है तो फिर से मार्केट में एक फियर आ जाएगा, है ना, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो जाएगा, है ना, फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्पाइक कर जाएंगे, है ना। तो ये सब सिचुएशन कहने के हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा करती रहेंगे। और हो सकता है अगर क्रूड ऑयल में वापस मूव आ जाए और यूएस भी फिर से ईरान से, है ना, सीधे सीधे, है ना, टकराना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है मार्केट में वापस जितनी अच्छी खासी रैली आई वो सारी कूल डाउन हो जाएगी, है ना। मैं तो यही बोलूंगा कि नीड टू बी, है ना, वेरी वेरी कॉशियस। ये बात मैंने पिछले हफ्ते भी बोली, अभी भी बोलता हूँ। मेरा मानना है ये ऐसी सिचुएशन जहां आप, है ना, दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी नहीं चला सकते आपको, है ना, दोनों हाथों को अपने हैंडल पे रखना पड़ेगा और सावधानी से दोनों आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी यानी कि इस चीज को लेकर के आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है ना। बाकी अगर डोमेस्टिक बेसिस पे बात कर ली जाए तो यस, एफआईज के नंबर पे मैंने फोकस करने की बात की थी। डे ऑन डे बेसिस में सेल में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। और सीधे सीधे बोला जाए तो हफ्ते के आखिरी में हमने बहुत बंपर कहीं ना कहीं बाइंग आती हुई देखी, 4,859 करोड़ की। आई एम जस्ट होपिंग कि आने वाले हफ्तों में भी, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में भी, है ना, एफआईज की बाइंग लौट के आती हुई दिखी और जो शॉर्ट्स हैं वो अब थोड़ी सी कम होते हुए जाएं। आई एम जस्ट होपिंग, है ना, अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, है ना। बाकी यस, आईटी सेक्टर में भी बड़ी दिक्कत देखने को मिली इस हफ्ते में, है ना। एसेंचर्स के नंबर खराब आए और उसके चलते कहीं ना कहीं आईटी में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से निफ्टी में गैप डाउन देखने को मिला, है ना। ये सब सिचुएशंस थी। बाकी आईपीओ को लेकर के अगर मैं बात करूं तो जियो का आईपीओ जल्द ही आने वाला है। रिलायंस की एजे मीटिंग में, है ना, अंबानी साहब ने ये बात बोली कि उन्होंने, है ना, डीआरएचपी फाइल कर दिया है और जल्द ही कहने की इसका आईपीओ आपको आता हुआ दिखेगा। बाकी एनएससी का आईपीओ भी जल्द ही अब आने वाला है। आई होप आने वाले एक दो हफ्तों में, है ना, हमें इसके बारे में और अपडेट्स भी आती हुई दिख जाए, क्योंकि इन दोनों आईपीओ को लेकर के बाजार बहुत समय से, है ना, वेट कर रहा था, जो कि मुझे लगता है अब खत्म होता हुआ दिखेगा, है ना, यहाँ पे इंतजार। तो ये सब चीजें थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट सिचुएशन की, अब मार्केट की मंडे सेशन की, कि निफ्टी में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इतने बड़े मूव के बाद, इतने बड़े रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद क्या एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए अब, है ना। तो मैंने इवेंट के बेसिस पे तो बता दिया, बट यहाँ पे अगर टेक्निकल्स की अगर बात की जाए तो मेरा मानना है निफ्टी में जो हर्डल हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल, वो 24,000 और उसके बाद 24,150 24,200 रुपए के जोन में देखने को मिल रहा है।
मेरा मानना है इसके ऊपर सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले फॉर फर्दर अपसाइड। ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल्स को डिटेल में डिस्कस कर लूँ तो 24,050 जो कि फ्राइडे का हाई था, ये इमीडिएट हर्डल की तरह एक्ट करेगा। बाकी नेक्स्ट मेजर हर्डल जो मैं देख रहा हूँ वो 24,150 और 24,200 पे देख रहा हूँ, जहाँ पे हमें थोड़ी फ्राइडे सेशन में पुट राइटिंग एक्टिव होती हुई दिखी है। यह इस हफ्ते का हाई भी है और मूविंग एवरेज के तौर पे देखें तो यहीं पे इसका आता है 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 100-डे में पे निफ्टी बहुत स्ट्रगल करता है और यही होता हुआ भी दिखा है। एक बार के लिए थर्सडे को जरूर ऊपर निकले बट इसके नीचे वापस हम स्लिप करते हुए दिख रहे हैं। सो इसके ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल निफ्टी को आने वाले हफ्ते में अगर कोई चैलेंज करने वाला है तो वह 24,150 24,200 का जोन। अगर कोई लॉन्ग लेके गया है तो मेरा मानना है 150-200 पे एक बार अपने प्रॉफिट्स को जरूर लें, गैप फिलिंग तो हो जाएगी। बाकी ये इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है तो यहां से हो सकता है वापस कूल ऑफ देखने को मिले। बाकी निफ्टी में 24,200 रुपए का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो हम प्ले करेंगे कौन से लेवल्स, 24,500 24,600 के लेवल, एग्जैक्टली वो लेवल जो हमने अप्रैल मई सीरीज में आते हुए देखे थे। तो वो जोन हमें आता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि निफ्टी 23,900 23,800 रुपए के ऊपर जब तक है, व्यू को आपको बुलिश ही रखना है। सो इसके ऊपर आप बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बाकी लोअर लेवल्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो 23,900 में काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिली, यही फ्राइडे का लो भी था। ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट जो मैं देख रहा हूं वो वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि है 23,820 23,800, जहां पे मेजॉरिटी नियर टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 50 डेमा और 10 डेमा देखने को मिलते हैं। ये मेरा मानना है क्रूशियल सपोर्ट और ये इस हफ्ते का लो भी है। अब जिनको ये लगता है कि निफ्टी में कमजोरी आ सकती है और वो मंदी प्ले करना चाहते हैं तो उनके लिए 23,800 820 का लेवल टू वॉच है। अगर इसका ब्रेकडाउन डेली बेसिस में आया तो जो हमने ये जो गैप देखा था वो तो सेटल होगा ही होगा। उसके साथ साथ निफ्टी 23,700 से लेकर के 23,500 रुपए की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओटीएम में अगर मैं कहीं हैवी पुट राइटिंग एक्टिव होती हुई देख रहा हूं तो 23,800 700 के बाद सीधे 23,500 के लेवल्स पे देख रहा हूं, है ना। तो मेरा मानना है वहां तक की डाउनस्विंग देखने मिल सकती है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो 50% रिट्रेसमेंट या 61.8% जोन जो आता है वो एग्जैक्टली इसी जोन में आता है, कहीं ना कहीं 23,500 रुपए के लेवल्स पे। तो मेरा मानना है वहां तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इतनी बड़ी स्विंग आने के बाद। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस लोअर लेवल्स की। सो नीड टू बी पॉजिटिव अबव 23,800। वीकनेस 23,800 रुपए के नीचे ही आएगी। बाकी 24,150 24,200 निकल जाता है तो ये रैली कंटिन्यू होगी। हमने इस हफ्ते में अच्छा खासा रेंज बाउंड बिहेवियर दिखा दिया है ना। तो मेरा मानना है निफ्टी के पास पोटेंशियल है इस जोन के निकल जाने के बाद 23,500 23,600 तक जाने का। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ या एक छोटा सा गैपअप देखने को मिल सकता है। बट मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ पे यूएस ईरान का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है ना। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि इस पे बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ये बात हो गई इन सब चीज़ों की। आप सीधे बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स की। तो अपकमिंग इवेंट्स में अगेन वही यूएस ईरान की सिचुएशन, अब इसराइल को कैसे है ना टैकल करने वाले हैं यूएस, ये चीज़ देखने वाली होगी। क्योंकि इसराइल को नहीं रोका तो गाजा जैसी हालत कहने के लेबनान की भी होने वाली है, मेरा मानना है ना। और कहने की ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हीटअप हो सकती है क्योंकि यहाँ पे तो डील होने वाली थी और डील अगर यहाँ पे खत्म हो जाती है तो फिर से वही हालत हो जाएगी। पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों से जो हम झेल रहे हैं वही वापस हम देखेंगे अपने बाजार में, है ना, वही पेनफुल सिचुएशन। बाकी अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो एफआईज के नंबर सब पॉजिटिव हैं, तो आने वाले हफ्ते में भी हमें एफआईज के नंबर्स पे फोकस करके एग्जैक्टली चलना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल के मूवमेंट पे भी हमारा फोकस होगा क्योंकि मैंने जैसे बताया कि 700 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। बट नाउ इट जस्ट क्रिएटेड inverted head and shoulder pattern near 7,000 which is a है ना bullish reversal pattern यार। सो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में अगर तेजी आई तो हमारे मार्केट के लिए वो चीज़ पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगी। सो दैट्स द थिंग, है ना। बाकी ओवरऑल इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात की जाए आने वाले हफ्ते की तो वो मंथली एक्सपायरी है, तो मेरा मानना है रोल ओवर्स पे भी फोकस करके चलना पड़ेगा। सो यही चीज़ें हैं जिसपे मेरा मानना है टाइटली फोकस करके चलें और कोई डेवलपमेंट तो देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो जितनी जल्दी शांत हो जाए उतनी जल्दी मुझे लगता है मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। अब तो एफआईज भी थोड़ी खरीदारी दिखा रहे हैं यार, है ना। अगर यहाँ पे मामला अगर ये ऐसे ही हीटअप होता रहा तो मुझे लगता है और हमको झेलना पड़ जाएगा इस सिचुएशन को, है ना। हम ऐसे ही कंसोलिडेशन झेल रहे हैं बाजार में, है ना, कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही है। अभी भी पोर्टफोलियो काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियोज अभी भी, है ना, थोड़े लाल देखने को मिलते हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से अगर मार्केट गया तो फिर क्या हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। सो आने वाले हफ्ता भी थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है ना, कंसोलिडेटिव हो सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा
बाजार कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे फोकस कर सकता है, उसी पे रिएक्ट कर सकता है। तो मैंने वो लेवल्स, वो सिचुएशंस बता दी जिन पे आपको फोकस करके चलना है, दैट्स इट। ऑलराइट, बाकी बायस की बात की जाए तो बायस न्यूट्रल से पॉजिटिव ही है, बट नीड टू बी कॉशियस। ऑलराइट, बाकी 23,200 गया, विल सी सम मोर बुलिशनेस, अदरवाइज बिलो 23,800 विल सी अ मेजर प्रॉफिट किंग ऑल्सो। या सो ये सिचुएशन है आने वाले हफ्ते के लिए, और जो लेवल्स है वो भी मैंने बता दिए। तो बाकी आपको क्या लगता है गाइस, है ना, कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी में गैप हो या मंडे को गैप हो या गैप डाउन, बाकी आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं, है ना? और एक बात और, एनएससी का आईपीओ आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इतने हाई वैल्यू, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई होगा, है ना, और इतने हाई वैल्यूएशन पे है ना, कैसी लिस्टिंग होगी और उसका रिएक्शन क्या होगा, ये चीज तो बहुत ज्यादा देखने वाली होगी, क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो हाई वैल्यूएशन लिस्ट हुए और उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा उसलिए देखने मिली। तो ये चीज भी है। तो आपको क्या लगता है ना, आईपीओ पे इन्वेस्टमेंट कर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सीधे लिस्ट होने के बाद ही कोई डिप में, है ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वो चीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, फॉलो करके जरूर चलें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू एंड बाय बाय।